आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 11वीं कक्षा 15 अगस्त गिरजा माथुर जी द्वारा पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप अपने समक्ष स्क्रीन पर देख रहे हैं गिरजा माथुर जी का जो चित्र है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके साथ में मैंने यहाँ उनका जन्म और मृत्यु दोनों लिख दी। पहले हम कवि परिचय और काव्य परिचय देख लेते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। गिरजा माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में हुई थी। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी व एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक आपने वकालत की, तत्पश्चात दिल्ली में आकाशवाणी में आपने काम किया। कुछ समय तक दूरदर्शन में भी काम किया और वहीं से सेवाओं से निवृत्त यानी रिटायर हो गए थे। ये बहुत ही कम शब्दों में आपको बता रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिएगा और आप ध्यान से उसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सारांश बहुत संक्षिप्त रूप से माथुर जी के बारे में आपको चर्चा कर रही हूँ, बता रही हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन में हिंदी साहित्यकारों में जो प्रमुख कवि थे उसमें से गिरजा माथुर जी का नाम बहुत ही अग्रणीय या पहले माना जाएगा। मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला। इनके काव्य की यानी गिरजा माथुर जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देता है। माथुर जी का जन्म 1994 में हुआ। प्रमुख जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, मैं वक्त के सामने, जो कि काव्य संग्रह है। सम्मान देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान। काव्य के प्रकार देख लीजिए। यह एक गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों, उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा माथुर, नेमीचंद्र, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगला स्लाइड देख लीजिए। काव्य परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है, अपने विचारों को बताया है कि स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से जो मुक्ति हमें मिली है उसकी खुशी देश के चारों ओर झलक रहा है। ये जो खुशी, ये जो नई खुशी हमें प्राप्त हुई है, ये कवि देशवासी सैनिकों को जागरूक रहने का आह्वान दिया है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच ना आने पाए, क्योंकि दुखों की ये काली घटाएं जो हमारे ऊपर छाई थी, ये अभी तक हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृत प्राय समाज का पुनरुत्थान का तात्पर्य होता है पुनः विकास होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। आइए काव्य की पंक्ति पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा और फिर मैं इसके भावार्थ को आपको समझाती हूँ। भावार्थ में आपको जैसे दिया है वैसे पढ़कर नहीं समझाऊंगी, इसे बहुत संक्षिप्त रूप से समझाऊंगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। भावार्थ तो आप अपने नोटबुक में देखकर लिख लीजिएगा। आइए पढ़ना प्रारंभ करें। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीप समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार, बने अमुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। आप अपने समक्ष स्क्रीन पर देख रहे हैं लाल कलर से मैंने यहाँ पर
जो आप देख रहे हैं कि रेड में जो लिखावट है वो मैंने यहाँ पर अर्थ लिख दिया है, जो कि आप जब भी काव्य की पंक्ति को पढ़ें तो बहुत आसानी से समझ जाए कि इसमें क्या कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कविता को, इसके भावार्थ को संक्षिप्त रूप से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस कविता में आजादी के बाद देश में प्रत्येक नागरिक को संबोधित किया गया है। कवि देशवासियों को पहरेदार के समान सावधान रहने के लिए कहते हैं। कवि कहते हैं कि हे देशवासियों, ये हमारी विजय की पहली रात है। आज से देश की सभी तरह की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अब हमारा हो गया है। हमें उस दीपक की भांति बनना है जो विपरीत समय पर भी अपनी रोशनी से अंधकार को ललकारता रहता है। अपने देश पर आने वाली सभी समस्याओं को दूर भगाड़ देना है। कवि कहते हैं हमारा पहला लक्ष्य, हमारी पहली प्राप्ति है। हमने सामूहिक प्रयास से हमें स्वतंत्रता के बाद शेष कहते हैं कि हमारा पहला लक्ष्य, पहली प्राप्ति है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। हमारे सामने अनेक लक्ष्य शेष बचे हुए हैं। देशवासियों ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा को बहुत लंबे समय तक सहन किया है। देश अपने अपमान को अभी तक नहीं भूल पाया है, लेकिन इस आजादी के बाद हमारी जिम्मेदारी अब तो और भी बढ़ गई है। हमें उस समुद्र की भांति मन में गहराई और विशालता रखनी होगी। हमें पहले से और भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कवि आपको इस काव्य की पंक्ति में यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए अगला काव्य की पंक्ति हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इंदु का तात्पर्य होता है बच्चों चंद्रमा। आप अपने समक्ष देख रहे हैं, मैंने शब्दार्थ भी लिख दिए हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए इसके भावार्थ को हम बहुत संक्षिप्त रूप से समझते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि हमने बहुत सत्कर्मों, हमने बहुत तकलीफों से ये जो पुण्य है, ये हमें काफ़ी तकलीफों से ये पुण्य का काम हमें प्राप्त हुआ है। हमें ये जो स्वर्ग मिला है, कहते हैं कि हमें काफ़ी सत्कर्मों और पुण्य कार्यों के पश्चात हमें ये स्वतंत्रता मिली है। बड़े संघर्ष के बाद हमें आज ये आज़ादी मिली है। अभी भी बड़ी बड़ी चुनौतियां अपना ताल ठोक रही है। हमारे देश पर अनेक देश की ओर से खतरे हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। ये जो ब्रिटिश सरकार है हमें और खोखला, हमें और कमज़ोर कर रही है। ये कई प्रकार की जाल हमारे लिए बिछाएगी। हमें जाति धर्म के नाम पर अलग अलग बांटने का प्रयास भी करेगी। ये हमारे प्रगति में रुकावट भी बनेगी। लेकिन हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। हमें तो आगे बढ़ते ही जाना है। आज ब्रिटिश सरकार का जो सिंहासन टूट गया है, जो ध्वस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, लोगों में आक्रोश, गुस्सा भर गया है। अगर हम सावधान ना रहे तो हम आपस में ही लड़कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे कोई फायदा या लाभ हमें बिल्कुल नहीं होगा। हमें तो हर घड़ी और भी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से चांदनी की रोशनी में अंधेरे में भी राही को रास्ता दिखाती है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी पहरुए हमेशा सावधान रहना। इस पंक्ति में आपको इस भाव अर्थ में इतना ही बताया और समझाया गया है। अगला हम पंक्ति देख लेते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। ज्ञान गंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना।
आप अपने समक्ष देख रहे हैं, धूप के धान से काव्य संग्रह लिया गया है, शब्दार्थ भी लिख दिया गया है। इस पंक्ति में ये जो काव्य आपके समक्ष दिया गया है, यहाँ पर आपको कवि कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये सही है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हम आज़ाद हो गए हैं, शत्रु भी हमारे सामने से चला गया है, पर शत्रु पीछे से कौन सा खेल खेलेगा ये हमें नहीं पता है। हम सभी को इससे बचने की आवश्यकता है और अब तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, हमें और भी पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सालों साल से गुलामी ने हमारे जन समुदाय, हमारे लोगों को शारीरिक रूप से, मानसिक, आर्थिक, सभी तरह से, सांस्कृतिक सभी तरीके से उन्हें अत्यंत कमज़ोर बना दिया है। किंतु हमारा यह विश्वास है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। यह सोचकर हमारा मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि जब समुद्र की लहरें एक साथ मिलती है और वो ज्वार ला देती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी समुद्र की लहरों की तरह एकजुट होना है, एक साथ मिलकर रहना है और आगे बढ़ते रहना है। कभी कहते हैं कि पहरुओं से कहते हैं कि तुम हमारे देश के कर्णधार हो, तुम हमारे देश की रक्षा करने वाले हो, तुम्हें तो और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब हम स्वाध्याय देख लेते हैं। आप अपने समक्ष स्वाध्याय देख रहे हैं, आकलन आपके समक्ष दिया गया है। हवाएं इस तरह चलती है प्रभंजन बनकर, द्वार खुले हैं इसके देश के लिए, ये खुल गई है समस्त दिशाएं, तूफान में इन्हें क्रांतिमान रहना है। इंदु चंद्रमा को संकल्पना आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप इसे देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैं इसे पढ़ने के लिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप इसे देखकर ध्यान से लिख लीजिए। अगला देखिए, स्वाध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत है, उचित जोड़ियां मिलाइए। अ ब दिया है, विषम, युगबंधनी, सिमटी, पुराना, सिंहासन, सीमाएं, हवाएं, श्रृंखलाएं। इसका उत्तर आपके समक्ष है, विषम, युगबंधनी, सिमटी, पुराना। इसके उत्तर है श्रृंखलाएं, हवाएं, सीमाएं और सिंहासन। फिर कोष्टक में सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो आप जो लाल कलर से देख रहे हैं ये सही इसके उत्तर है, आप इसे देखकर भी ध्यान से लिख लीजिएगा। फिर अगले पेज में देखिए, कृति 2, काव्य सौंदर्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो युगबंधनी हवाएं टूट रही हैं, इसके उत्तर आपके समक्ष है, इसे भी देखकर आप अपने पुस्तक में ध्यान से लिख लीजिएगा। आइए अगला स्लाइड हम देख लेते हैं। आप अपने समक्ष देख रहे हैं, अभिव्यक्ति दिया गया है, इसे देखकर लिख लीजिएगा। फिर पद्य पढ़कर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों आगे की आपके समक्ष दिया गया है। तो जो आप प्रश्न बनाइएगा उसका उत्तर आगे की होना अनिवार्य है। तो कौन से डगर कठिन है, आगे की। प्रवाहमान रहने के लिए किसे कहा गया है, लहर को। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है। अगला हम देख लेते हैं, स्वाध्याय आकृति पूर्ण कीजिए। तो आपके समक्ष दिया गया है, इसे ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा। कृति पूर्ण कीजिए, ये भी आपके समक्ष दिया है, इसे ध्यान से आप देखकर लिख लीजिए। काव्य सौंदर्य है, ऊंची मशाल हमारी, हमारा घर। इसका भी उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो इसे भी ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा। अगला स्लाइड देखिए, आपके समक्ष है रसास्वादन। तो रसास्वादन जो है 6 अंक के लिए आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपके समक्ष दिया गया है, आप इसे लिख लीजिएगा। तो पहला आप शीर्षक, रचनाकार का नाम, केंद्रीय कल्पना, रस अलंकार अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो रहने दीजिएगा। प्रतीक विधान, कल्पना, फिर इसके बाद कौन सी पंक्तियाँ आपको पसंद आई है, पसंद आने का क्या कारण है, इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। जिस प्रकार से मैंने लिखा है आप अपने समक्ष देख रहे हैं, मैंने हर एक 8 पॉइंट को पूरा किया है। लास्ट में देखिए, कविता पसंद आने के कारण भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। फिर इसके बाद साहित्य संबंधित ज्ञान दिया गया है, जानकारी दीजिए। गिरजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह धूप के धान में, वक्त के सामने, ये मैंने 2 लिखा है। आपको जो भी कृतियाँ उसमें पसंद आई वो लिख लीजिए। फिर तार सप्तक के 2 कवियों के नाम, प्रभाकर माचके, भारत भूषण अग्रवाल। तो इस प्रकार से आप देखकर अपने नोटबुक में पूरी तरह से लिख लीजिएगा और किस प्रकार से ये पाठ लगा कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखकर अपने सुझाव, अपने विचार मुझे दीजिएगा। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।